नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, एलडीसी एग्जाम्स ओरिएंटेड होने वाला है। एक तरीके से एक एमसीक्यू सीरीज या फिर आप इसको एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में भी मान सकते हो, जिसमें संपूर्ण राजस्थान को एमसीक्यू के माध्यम से एलडीसी को टारगेट करके क्लासें ली जाएंगी। एक क्लास होगी और एक टॉपिक उसके अंदर कंप्लीट किया जाएगा, जिसके अंदर नए पैटर्न पर जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं पैटर्न पर आधारित क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। और आपके तरीके से एक प्रैक्टिस सेशन के रूप में इसको लीजिएगा। जिनकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई है उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है ये सेशन। तो ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने पर ध्यान दीजिएगा और हमारा भी उद्देश्य है इस क्लास के अंदर मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर सको। तो स्टार्ट करते हैं मिडाइवल हिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि आपके एलडीसी एग्जाम्स के अंदर कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री नहीं है, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री है। तो हम मिडाइवल हिस्ट्री से इसको शुरुआत करेंगे और एकीकरण तक हम लगातार इसकी कंटिन्यू क्लासें लेंगे, जिससे आपका कंप्लीट हिस्ट्री हो जाएगी। और हिस्ट्री के बाद हम शुरुआत करेंगे किसकी, आपको पता है कल्चर की, और कल्चर के बाद हम ज्योग्राफी का सेशन लेकर के आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। पहला जो टॉपिक है आपका वो मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश से है। तो उससे रिलेटेड न्यू एमसीक्यू क्वेश्चंस जो न्यू क्रिएटेड हैं, आपको कहीं भी किसी किताब में नहीं मिलेंगे, किसी भी पीवाईक्यू के ऊपर नहीं है क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और एलडीसी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये क्लास। तो पहला ही क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने हैं। विचार कौन कौन से हैं? विचार इसको देखिएगा कि हरिश्चंद्र की एक पत्नी ब्राह्मणी और दूसरी पत्नी छत्राणी थी, पहली स्टेटमेंट्स। दूसरी, छत्राणी पत्नी से उत्पन्न संतानों को क्षत्रिय प्रतिहार कहा गया। तीसरा, रज्जिल वंशावली का पहला व्यक्ति नहीं था, यानी कि रज्जिल से वंशावली प्रारंभ नहीं होती है। और मंडोर को राजधानी बनाया गया। गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक जानकारी हरिश्चंद्र के बारे में पूछी जा रही है। तो हरिश्चंद्र की एक पत्नी और ब्राह्मणी और दूसरी छत्राणी थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, छत्राणी से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाई, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तीसरा, रज्जिल वंशावली का पहला व्यक्ति नहीं था, ये स्टेटमेंट्स गलत है। रज्जिल ही वो व्यक्ति है जिससे वंशावली प्रारंभ होती है। मंडोर की वंशावली अगर किसी व्यक्ति से प्रारंभ हो रही है तो उसका नाम है रज्जिल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई और मंडोर को राजधानी बनाया गया, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें से ये आंसर है 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 बी क्वेश्चन इसका क्या होगा? सही होगा। न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, देखिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, हरीशचंद्र ने, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, हरीशचंद्र को रोहिली सिद्ध की उपाधि योग क्रिया निपुणता के कारण दी गई। कारण ये है, कथन आपको पता होगा, कारण क्या उसका? हरिश्चंद्र को वेदों का ज्ञाता और योग क्रिया में दक्ष था। तो हरिश्चंद्र के बारे में कहा जा रहा है कि हरिश्चंद्र को एक टाइटल मिला था। वो टाइटल इसलिए मिला था क्योंकि हरिश्चंद्र वेदों का ज्ञाता था और योग क्रिया में क्या था? दक्ष था, इसलिए उसको ये टाइटल आपको देखने को मिला है। तो दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण है। तो बिल्कुल एक ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि योग क्रिया में निपुण था और वेदों में दक्ष था, इसीलिए इसको ये टाइटल मिला था। इसको ध्यान रखिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मैच करना है कॉलम फर्स्ट को और कॉलम सेकंड को, यानी कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मैच करना है। हरिश्चंद्र पेल्ला पेल्ली की उपाधि, नरसिंह भट्ट नरभट्ट, विष्णु मंदिर की प्रशस्ति, कक योग क्रिया में निपुण, और बाउक मुंगेर युद्ध में भागीदारी है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो हरिश्चंद्र के बारे में हमने अभी बात करी थी कि हरिश्चंद्र योग क्रिया में निपुण था, इसको ध्यान रखिएगा। हरिश्चंद्र योग क्रिया में निपुण था, ये जानकारी हमको देखने को मिलती है। अब अगर हमको एक भी आंसर मिल रहा है तो इससे हमारे दो ऑप्शन कट जाते हैं, ठीक है। दूसरा, नरसिंह या नरभट्ट को पेल्ला पेल्ली की टाइटल दिया गया, तो दूसरे का आंसर क्या होगा? बी। दूसरे का आंसर अगर बी होगा तो आप देखिएगा, सॉरी दूसरे का आंसर ए होगा, तो ए दोनों के अंदर ही है। तो आगे चल करके देखना पड़ेगा। कक ने मुंगेर के युद्ध में क्या करी थी?
भागीदारी करी थी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मुंगेर का युद्ध आपको पता ही है, वत्सराज और धर्मपाल के मध्य हुआ था। इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था, कौन सा? मुंगेर का युद्ध। और उसमें कक कहीं ना कहीं वत्सराज की तरफ से शामिल था। तो ये, और बाउक के द्वारा जोधपुर के अंदर उसने विष्णु मंदिर या प्रशस्ति का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर होगा, तो इसमें दोनों के अंदर बात करेंगे तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स बताने हैं वो स्टेटमेंट्स। कक ने मुंगेर के युद्ध में भाग लिया था, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कक ने मुंगेर के युद्ध में भाग लिया था, तो ये तो सही है। दूसरा है, बाउक ने मंडोर में शिव मंदिर का निर्माण करवाया, तो हमने अभी पढ़ा था बाउक ने शिव मंदिर का नहीं, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। तीसरा, हरिश्चंद्र योग क्रिया में दक्षता के कारण उसको उपाधि मिली थी, बिल्कुल मिली थी, रोहिली सिद्ध की उपाधि मिली थी, तो ये भी सही है। नरभट्ट को पेल्ला पेल्ली की उपाधि दी गई थी, पिछले ही क्वेश्चन में हमने इसको मिलान करा था, तो ये भी सही है। तो ये इसमें गलत होगा। और 1, 3 और 4, 1, 3 और 4, तो ऑप्शन 1 इसका क्या होगा? सही होगा। न्यू पैटर्न पर आधारित है, स्टेटमेंट्स वाले और कथन और कारण के क्वेश्चन ज्यादा दे रखे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मिलान करना है। कक बाउक का पुत्र था, पहली स्टेटमेंट्स। दूसरा, नरभट्ट को पेल्ला पेल्ली की उपाधि दी गई, दूसरी स्टेटमेंट्स। तीसरा, बाउक ने मंडोर में विष्णु मंदिर का निर्माण 837 प्रशस्ति में लगवाई थी। और कक व्याकरण, तर्क, काव्य तथा ज्योतिष का ज्ञाता था। ये 4 स्टेटमेंट्स है। अब ये क्वेश्चन जब ही हो पाएंगे जब आपने उसकी अच्छी खासी तैयारी करी हो, इसको ध्यान रखिएगा। तो कक बाउक का पुत्र था, कक बाउक का पुत्र नहीं था, बाउक कक का पुत्र था, तो ये स्टेटमेंट्स अपने आप में गलत हो गई, रॉन्ग हो गई। कक बाउक का पुत्र नहीं था, बाउक कक का पुत्र था, इसको ध्यान रखिएगा। नरभट्ट को पेल्ला पेली हम पढ़ चुके हैं। बाउक ने मंडोर के अंदर विष्णु मंदिर, ये भी हम बात कर चुके हैं। और कक व्याकरण और तर्क और ज्योतिष का क्या था? अच्छा ज्ञाता था। तो ये स्टेटमेंट्स भी इसकी सही है। तो स्टेटमेंट्स 1 गलत है, 2, 3 और 4 सही है, तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, प्रैक्टिस सेशन के रूप में इसका इस्तेमाल करना है। एलडीसी को टारगेट करके क्लासें हैं, ध्यान रखिएगा। नागभट्ट प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था। तो नागभट्ट के बारे में ध्यान रखिएगा कि नागभट्ट जो था, आपको पता ही होगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। शुरुआत में उसने भीनमाल को राजधानी बनाया था। किसको? भीनमाल को राजधानी बनाया था। आगे चल करके जालोर, और फिर आपको चल के आगे चल करके आपको पता ही है उज्जैन, और फिर जब कंट्रोल स्थापित हो गया तो कन्नौज, और शुरुआत की बात करें तो मंडोर। ये सारी कैपिटल्स आपको पता होनी चाहिए। किसके बारे में? गुर्जर प्रतिहारों की आपको ये कैपिटल्स पता होनी चाहिए। तो नागभट्ट प्रथम ने जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था, तो ये चीज गलत हो गई। तो कथन 1 सही है, लेकिन आर क्या है? गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फिर कथनों पर विचार करना है। नागभट्ट प्रथम को नागावलोक कहा जाता है, या इसके दरबार को नागावलोक का दरबार कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छों को पराजित किया था। मलेच्छ अरब जो आक्रमणकारी थे उनको मलेच्छ कहा जाता था। नागभट्ट प्रथम को शुद्ध ब्राह्मण कहा जाता था। और राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंती दुर्ग। आपको पता ही है त्रिपक्षीय जो युद्ध हुए थे उसके अंदर एक जो डायनेस्टी हुआ करती थी वो राष्ट्रकूट थी, जो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में थी, उसका संस्थापक था दंती दुर्ग। तो दंती दुर्ग ने नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार नियुक्त किया था, एक कोटियान यज्ञ किया था, और उस कोटियान यज्ञ के अंदर प्रतिहार के रूप में नियुक्त किया था किसको? दंती दुर्ग को। तो इसकी जानकारी, ये पहली स्टेटमेंट इनकी बिल्कुल सही है, नागावलोक। दूसरी, नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छों को पराजित किया था, बिल्कुल मलेच्छों का नाशक कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम को शुद्ध ब्राह्मण नहीं कहा जाता, इसको ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रकूट ने, दंती दुर्ग ने
नागभट प्रथम को कोटियान यज्ञ के अंदर एक प्रतिहार के रूप में अपॉइंट किया था। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। तो आंसर क्या होगा? बी इसका सही होगा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्वालियर प्रशस्ति में संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है। ग्वालियर प्रशस्ति वही जिसके बारे में आपको पता ही है, मिहिर भोज, मिहिर भोज के समय की ग्वालियर प्रशस्ति, और यह प्रशस्ति भोज प्रथम मिहिर भोज के काल में लिखी गई थी। तो ये दो चीजें स्टेटमेंट्स है। तो ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है, बिल्कुल सही है, और यह प्रशस्ति भोज प्रथम मिहिर भोज के काल में लिखी हुई है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स तो क्या है? सही है, और दोनों एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, ए आर दोनों सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों के दोनों सही हैं। संस्कृत भाषा में ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई और यह प्रशस्ति भोज प्रथम के काल में, तो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और ए आर का सही कारण है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, फिर ग्वालियर प्रशस्ति से क्वेश्चन है, ग्वालियर प्रशस्ति तिथि सहित लिखी गई है। यह प्रशस्ति पत्थर पर उत्कीर्ण है, प्रशस्ति हमेशा पत्थर पर उत्कीर्ण आपको देखने को मिलेगी। इसमें सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है, और इसका प्रारंभ ओम नमो विष्णु से होता है। ये 3 स्टेटमेंट्स है, और आपको ये बताना है 3 स्टेटमेंट्स कौन कौन सी इसमें सही है। तो पहले बात करें हम ग्वालियर प्रशस्ति, तो ग्वालियर प्रशस्ति के बारे में एक ध्यान रखिएगा, वो तिथि सहित नहीं, मतलब तिथि रहित है, कोई तिथि इस पर नहीं लिखी गई है। दूसरा, ग्वालियर प्रशस्ति बालादित्य को इसका उत्कीर्ण करता माना जाता है। तो ये पहली स्टेटमेंट्स गलत हो गई। दूसरा, इसमें सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सूर्य मंदिर के निर्माण की जानकारी मिलती है, और इसका प्रारंभ जो होता है ओम नमो विष्णु से होता है, क्योंकि वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। तो इसका मतलब होगा 1 गलत है, 2 और 3 सही है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसके अंदर ग्वालियर प्रशस्ति, तो आंसर 1, 2 और 3। तो इसके अंदर 2 और 3 आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ऑप्शन इसके अंदर कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। 4 नंबर इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो 2 और 3, एक स्टेटमेंट हो सकता है इसमें गायब हो गई हो। तो ये 2 आपको याद रखना है, 2 और 3 इसमें सही है, इसको ध्यान रखिएगा। एक स्टेटमेंट हो सकता है इसमें ना हो। असेसर और रीजन वाला क्वेश्चन है। फिर महेंद्रपाल प्रथम ने पाल वंश के शासकों को उनके ही क्षेत्र में पराजित किया था। यानी कि महेंद्रपाल वो शासक था, ऐसा कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं पाल वंश के शासकों के, यानी कि पाल वंश के क्षेत्र में, यानी कि बंगाल के अंदर और बिहार के अंदर जाकर उसने वहीं पर जाकर के वहीं के शासकों को क्या किया? पराजित किया। उस समय बंगाल का शासक नारायण पाल था। ये 2 स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेंगी। तो दोनों चीजों के बारे में ध्यान रखना कि पहला कारण बिल्कुल सही है, और उस समय बंगाल का शासक कौन था? नारायण था। दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। महेंद्रपाल पाल वंश के शासकों को पराजित किया, और पाल वंश का शासक कौन था? तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही कारण है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर कथनों पर विचार करना है। महेंद्रपाल प्रथम जो था उसका आधिपत्य सौराष्ट्र क्षेत्र तक था। पहले कह रहे हैं कि जो महेंद्रपाल का जो शासन था वो गुजरात वाले सौराष्ट्र क्षेत्र तक फैला हुआ था। दूसरा, नारायण पाल पाल वंश का शासक था, ये हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया था, बिल्कुल ये बात तो सही है कि नारायण पाल पाल वंश का शासक था। तीसरा, महेंद्रपाल प्रथम ने अपने शत्रु को अपने ही क्षेत्र में पराजित किया था। ये स्टेटमेंट्स भी हमने पिछले क्वेश्चन में देख ली थे। तो 2, 3 तो हमको पता लग गई, सही है। राजतरंगिणी में उत्तर बंगाल पर अधिकार की जानकारी मिलती है। तो राजतरंगिणी आपको पता ही है, एक पुस्तक है जिसका नाम है कलहण। कलहण के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, और ये पुस्तक मुख्य रूप से कश्मीर का इतिहास बताती है। तो क्या इसके अंदर गुर्जर प्रतिहार या महेंद्रपाल के बारे में जानकारी है? बिल्कुल महेंद्रपाल के बारे में जानकारी है, लेकिन बंगाल के विजय के बारे में जानकारी नहीं है। जो पंजाब के क्षेत्र में महेंद्रपाल को जो सफलता मिली थी उसकी जानकारी इससे पुष्ट होती है, बंगाल की जानकारी पुष्ट नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा, महेंद्रपाल का शासन आधिपत्य सौराष्ट्र तक फैला हुआ था, बिल्कुल था। तो 1, 2 और 3 इसमें सही है। तो आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर सही होगा, इसको देखिएगा। नेक्स्ट,
फिर एक कथन और कारण के क्वेश्चन इसलिए लाए हैं जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो सके और आप क्वेश्चन को आसानी से कर सको, उनको कोरिलेट कर सको। आज के पैटर्न पर आधारित ये ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णद्वितीय को पराजित कर उज्जैन पर अधिकार कर लिया था और मिहिर भोज ने कालिंजर मंडल पर भी अधिकार स्थापित कर लिया था। दो स्टेटमेंट्स है, क्या मिहिर भोज प्रथम ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णद्वितीय को पराजित किया था या पराजित हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज कृष्णद्वितीय से पराजित हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा, जबकि मिहिर भोज ने कालिंजर मंडल पर अधिकार स्थापित कर लिया था। यह बिल्कुल सही जानकारी आपको देखने को मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ये चीजें पूछी जाती हैं और इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो कृष्णद्वितीय को पराजित करके उज्जैन पर अधिकार किया था, बिल्कुल। एक चीज ध्यान रखिएगा, उज्जैन पर नियंत्रण कर लिया था क्योंकि टारगेट किसका था? कन्नौज का। तो इसको ध्यान रखिएगा, दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ए और आर दोनों है, लेकिन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही कारण नहीं है, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मिहिर भोज ने, फिर मिहिर भोज के बारे में, चंदेल नरेश जयशक्ति को पराजित किया था, चंदेलों का शासक जयशक्ति को पराजित किया। गुहिल शासक हर्षराज ने मिहिर भोज को घोड़े उपहार में दिए थे। क्या गुहिल वंश का जो शासक था हर्षराज, गुहिल वंश वही मेवाड़ का, क्या उसके हर्षराज जो शासक था उसने क्या मिहिर भोज को घोड़े उपहार में दिए थे? मिहिर भोज गुहिल शासकों के अधीन था या पाल शासक देवपाल ने रामभद्र को पराजित किया था? ये चार स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग अलग हैं, डिफरेंट है, आपको ध्यान रखनी है। तो मिहिर भोज, ध्यान रखिएगा, मिहिर भोज चंदेल शासकों को बिल्कुल पराजित किया। गुहिल शासक हर्षराज ने मिहिर भोज को घोड़े उपहार में दिए थे, बिल्कुल, क्योंकि हर्षराज एज ए सामंत के रूप में कहीं ना कहीं गुजर प्रतिहारों के रूप में काम उसने किया था। मिहिर भोज गुहिल शासकों के अधीन था, ये तो हो ही नहीं सकता। मिहिर भोज के अधीन थे गुहिल शासक, उल्टा इसमें था। और पाल शासक देवपाल ने रामभद्र को पराजित किया, बिल्कुल, देवपाल ने रामभद्र को पराजित किया था। तो ये दो, एक, दो और चार स्टेटमेंट इसमें सही है और एक स्टेटमेंट इसकी गलत है, 3 नंबर वाली, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, महेंद्रपाल प्रथम का आधिपत्य सौराष्ट्र और उत्तर बंगाल तक फैला हुआ था, हमने पढ़ा है, अभी अपने ने बात करी थी। दूसरा, ऊना, राजशाही, गुनेरिया और इंटखोरी अभिलेखों से उसके आधिपत्य की पुष्टि होती है। ये अभिलेख हैं जो आपको गुजरात और बंगाल वाले क्षेत्र में मिले हैं। इनसे ये जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं बंगाल और गुजरात तक कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण था किसका? ध्यान रखिएगा, महेंद्रपाल का। तो दोनों के दोनों सही है। अब एक दूसरे से रिलेट है क्या? नहीं, बिल्कुल एक दूसरे को कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण भी है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक में कह रहा है उसका शासन फैला हुआ था और दूसरा उसके शासन की जानकारी मिलती है, तो दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय कौन था? आपको पता ही होगा, चालुक्य वंश का शासक हुआ करता था। उस समय जब कन्नौज पर एक गद्दी पर एक शासक बैठा था जिसका नाम था हर्षवर्धन, और कहते हैं हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में, पुलकेशिन के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको गंजिम का युद्ध कहा जाता है, गंजिम का युद्ध। और इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हो गया था और पराजित होकर के उत्तर भारत का शासक बन गया था, इसलिए हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ कहा जाता है, उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है। तो ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख से, एहोल अभिलेख कहते हैं रवि कीर्ति के द्वारा इसको लिखा गया था। एहोल अभिलेख से गुर्जर जाति के बारे में जानकारी मिलती है। पहली चीज, चंदेल वंश के शिलालेखों में भी गुर्जर प्रतिहार शब्द का प्रयोग हुआ है। तो चंदेलों को तो पराजित कर रहे हैं, तो जब चंदेलों को पराजित कर रहे हैं तो चंदेलों के अभिलेखों में तो जानकारी बिल्कुल मिलेगी गुर्जर प्रतिहारों की। तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं, दोनों के दोनों ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं, नहीं, रिलेट कोई भी किसी को नहीं करता है, इसलिए ध्यान रखा, ए और आर दोनों सही हैं, पर आर ए का सही कारण नहीं है। नेक्स्ट,
मैच करना है वापस फॉलोइंग: पुलकेशिन द्वितीय, बाण भट्ट, अल मसूदी, डॉक्टर जीएस ओझा। तो आपको पता होना चाहिए कि पुलकेशिन द्वितीय अभी पढ़ा हमने, एहोल अभिलेख से जानकारी मिलती है। बाण भट्ट के द्वारा क्या लिखा गया था? हस्तचरित्र लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। तीसरा अल मसूदी ने गुजर प्रतिहार के लिए अल गुजर शब्द का प्रयोग किया है, इसको ध्यान रखना है। और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्रतिहारों को कोई जाति ना बता करके प्रतिहारों को एक पोस्ट के रूप में इंडिकेट किया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या होगा? एक का सी होगा, एक का सी होगा, तो ये दो अपने आप में कट गए, ठीक है। दूसरे का बाण भट्ट का बी होगा, तो ये अपने आप में ये सही है, फिर ये भी गलत हो गया। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी आपको मिलान करने वाला, सूची करने वाला क्वेश्चन भी मिलता है। तीन तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं: मैचिंग करने वाले, मल्टीपल स्टेटमेंट्स वाले और कथन और कारण वाले, और उन्हीं को बेस बना करके ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एहोल अभिलेख गुजर जाति का उल्लेख मिलता है, अभी बात करी थी, बिल्कुल सही है। अल मसूदी ने गुजर प्रतिहारों के लिए अल गुजर शब्द का इस्तेमाल किया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने प्रतिहारों को जाति न मान करके पद माना है। और गुजर प्रतिहार वंश का शासन भारत में 6वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा। ये चार स्टेटमेंट्स हैं, अब आप विचार करिएगा। अल मसूदी ने गुजर प्रतिहारों को अल गुजर कहा है क्या? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपको पता होंगी, ये सारी के सारे कथन क्या हैं? सही हैं। गुजर जाति का उल्लेख अल गुजर गौरीशंकर पर अभी बतने ने पिछले क्वेश्चन में बात करी थी। ये देखिएगा, प्रतिहारों को क्या माना? एक पद माना है। तो यहां से आपको पता लगा 6वीं से 12वीं शताब्दी तक, जिस काल को भारत के इतिहास में पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, और इसी को आप देखोगे तो राजपूत काल भी कहा जाता है। तो सारी स्टेटमेंट्स क्या है? सही है इसकी, इसको ध्यान। नेक्स्ट, बाउक ने 837 ईस्वी में जोधपुर प्रशस्ति में मंडोर में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। इस प्रशस्ति से मिलता है कि बाउक ने मंडोर के अंदर। दूसरा, बाउक सिलूक और पबनी का या पद्मनी का क्या था? पुत्र था। ये दोनों ही चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, कथन और कारण दोनों के दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे का किसी से कोई रिलेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही कारण नहीं है, दोनों एक दूसरे को रिलेट नहीं कर रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाउक ने जोधपुर प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया था। कक्कुक ने घटियाला में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। सिलूक ने वल मंडल के शासक देवदत्त भाटी को पराजित किया था। और रोहिंसकूप अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण मिलता है। ये चार स्टेटमेंट्स है और आपको इन चार स्टेटमेंट्स का पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, बाउक के जोधपुर प्रशस्ति को उत्कीर्ण करवाया था, बिल्कुल सही है। कक्कुक ने घटियाला में जैन मंदिर का निर्माण कराया, बिल्कुल सही है। सिलूक ने वलमंडल कौन सा क्षेत्र? जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है, उस जैसलमेर वाले क्षेत्र को वलमंडल के नाम से जाना जाता, तो देवदत्त भाटी को पराजित किया। और रोहिंसकूप, जिसको घटियाला के नाम से भी जाना जाता है, घटियाला शिलालेख भी जिसको कहा जाता है, जिसमें सती प्रथा का प्रमाण आपको देखने को मिलता है। तो सारे की सारी स्टेटमेंट्स इसमें क्या है? सही है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न कथनों पर विचार करना है। नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था। नागभट्ट प्रथम ने आबू और जालोर पर अपना अधिकार कर लिया था। नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने नागभट्ट की राजधानी उज्जैन मानी है। बताइए जल्दी से फटाफट, स्टेटमेंट्स कौन कौन सी सही हो सकती है? नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो ध्यान रखिएगा पहला ऑप्शन इसके अंदर सही है। दशरथ शर्मा ने नागभट्ट की राजधानी उज्जैन मानी है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। नागभट्ट प्रथम ने आबू और जालोर पर अधिकार कर लिया था, ये भी इसका सही है। लेकिन नागभट्ट प्रथम ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, इसको लेकर के डाउट है। सिर्फ एक व्यक्ति है जिसका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा,
वही कहते हैं कि राजधानी बनी थी कौन सी, उज्जैन मानी है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 1, 2 और 4 इसमें क्या है, सही होंगे, क्योंकि दशरथ शर्मा जब पूछा गया तो ये माना जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। नागभट्ट प्रथम ने मालवा विजय के बाद उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। अभी हम बात कर रहे हैं उज्जैन वाली, आपको अभी बताया था मैंने, नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थापित करी थी। तो ये वो क्वेश्चन था, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढ करके लाना है। नेक्स्ट क्लास में या कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर जरूर दें इस क्वेश्चन का, जिससे मुझे भी ये पता लगेगा आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। ध्यान रखिएगा कि अपने ने बात करी है, अभी बात करी थी, तो नागभट्ट प्रथम ने मालवा विजय के बाद उज्जैन को राजधानी बनाया है क्या, डॉक्टर दशरथ शर्मा तो इस बात को इंडिकेट करता है। दूसरा, नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी क्या। तो राजधानी से रिलेटेड ये क्वेश्चन थे। आज की छोटी सी एक क्लास थी जिसमें आपको गुर्जर प्रतिहार के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लेकर के आए थे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही मिलते हैं।